गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्बेशन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स। पादपों में जल का अवशोषण, पादपों में जल का अवशोषण एवं रसारोहण। रस का आरोहण कहलाता है रसारोहण। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्बेशन एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले चैप्टर्स में आपको बताया जल का खूब महत्व है, खूब इम्पोर्टेंस है जल की प्रकृति, जल का महत्व। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उन अपन जो कह सकते हैं कि वाटर इज मेजर कंपोनेंट्स इन द अर्थ एंड इट इज मेन कंपोनेंट्स इन द अर्थ एंड ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर सभी जो जैविक क्रियाएं हैं इसमें क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो वाटर क्या है, मेजर पार्ट है, मेजर कंपोनेंट है। जल क्या है बेटा, जल एक मेजर प्रमुख कंपोनेंट्स है और जितनी भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं, वाइटल रिएक्शंस के लिए जल क्या है, जल एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अच्छा, देखिए पौधों का जो जल है, पौधों को एक तो मिनरल्स, खनिज लवण, मिनरल्स और खनिज लवण, साल्ट और वाटर एवं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। वो सब्सटेंस पृथ्वी से डिजॉल्व अवस्था में, डिजॉल्व स्टेट में क्या किए जाते हैं, पौधे की जो रूट होती हैं उनके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं, साल्ट है, खनिज लवण है, वाटर्स है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, डिजॉल्व स्टेट में पौधों की जो जड़ों के द्वारा क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो कैसे में, जो कि जल के रूप में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि, और आपको पता है या कि जो पृथ्वी पर जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है, सॉइल से क्या करते हैं, सॉइल से जो रूट हेयर होते हैं, जड़ होती है, वो क्या करती हैं, सॉइल से रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो रूट सॉइल से क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। और जो सॉइल है इसमें जल का स्रोत क्या है, वाटर का रिसोर्स क्या है बच्चों, वाटर का जो रिसोर्स है वो क्या है, रेन है, वर्षा है। ठीक है, तो अगर रेन नहीं होगी तो जल के अंदर क्या, वो सॉइल के अंदर क्या नहीं पहुंच पाएगा, जल या वाटर नहीं पहुंच पाएगा, और जो पौधे हैं उनको भी जो जल है वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सॉइल के अंदर, सॉइल प्रमुख स्रोत क्या है, जल का, रेन, वर्षा। ठीक है, अच्छा अब के बात करें जल की, तो जल की जो अगर हैवी वर्षा होती है, हैवी रेन होती है, इफ हैवी रेन, अगर हल्की वर्षा होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर पृथ्वी पर क्या होती है, तेज वर्षा होती है, हैवी रेन्स होती है, तो क्या होता है, वर्षा का जो अधिकतर जल है वो क्या होता है, बह करके फ्लो अप हो जाता है, किस किस में, सी में, रिवर में, सी में, रिवर में, और स्ट्रीम्स के अंदर क्या हो जाता है, वो फ्लो अप हो जाता है। और पॉन्ड्स में, तालाब में भी हो सकता है। अगर क्या होती है, हेवी रेन्स होती है, इफ फ्लो हेवी रेन्स एंड इट्स वाटर्स फ्लो अप इन द सी, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, इट इज रीच इन दिस इन देयर। एवं क्या होता है वहाँ पर ये जो जल था ये क्या होता है, तेजी से बह करके वहाँ तक पहुँच जाता है, समुद्र के अंदर, सी के अंदर पहुँच सकता है, रिवर के अंदर पहुँच सकता है और
पॉन्ड्स के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये जल जो सॉइल होती है, मृदा होती है, भूमि होती है, उसको क्या होता है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तब इसे कहते हैं, इस प्रकार का जो वाटर होते हैं उसे कहते हैं रन अवे वाटर, रन अवे वाटर कहते हैं। अगर क्या होती है, हैवी रेन्स होती है, तो हैवी रेन्स के पश्चात जल समुद्रों, सीज, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सी में क्या होता है, बह करके पहुंच जाता है। और सॉइल को क्या नहीं होता है, सॉइल इस जल को, पृथ्वी के अंदर जो सॉइल्स होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और इस प्रकार का वाटर क्या कहता है, रन अवे वाटर कहलाता है। हिंदी में कहते हैं इसको अपवाहित जल। ठीक है, रन अवे वाटर क्या कहते हैं इसको, अपवाहित जल। अच्छा, और अगर यदि कैसे होती है, यदि कैसे होती है वर्षा, लाइट होती है, लाइट रेन, हल्की होती है, तो हल्की रेन के पश्चात क्या होता है, हल्की रेन के पश्चात जल जो भूमि के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल के द्वारा। ठीक है, अगर कैसी होती है, यदि लाइट रेन होती है, हल्की वर्षा होती है, तो हल्की वर्षा को जो जल होता है, वाटर होता है, उसको भूमि क्या कर लेती है, मृदा क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसे कहते हैं बच्चों, इस प्रकार का जल होता है से कहते हैं सॉइल वाटर कहते हैं। इस प्रकार को जल होता है से कहते हैं क्या, सॉइल वाटर, क्योंकि इससे क्या क्या है, ये मृदा जल। ठीक है, तो ये जो मृदा जल है, ये क्या होता है, लाइट वर्षा, अगर हल्की वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है, जो सॉइल होता है, सॉइल इस जल को अवशोषित कर लेती है, और इसे कहते हैं, तब इसे कहते हैं बच्चों क्या, सॉइल वाटर। ठीक है, और जो सॉइल वाटर है ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर्स, कॉमा ग्रेविटेशनल वाटर, GRAVIT, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर्स एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो सॉइल वाटर है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कैपिलरी वाटर्स, ग्रेविटेशनल वाटर्स एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसका मतलब क्या है, केशिकीय जल, इसका मतलब क्या है, गुरुत्व जल, इसका मतलब क्या है, आर्द्रता ग्राही जल। ठीक है, और इन जल में से जो कैपिलरी वाटर होता है, इस कैपिलरी वाटर को पौधों को आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। ये जो दोनों जल है, ग्रेविटेशनल वाटर्स एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इस जल को, ये जल पौधों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैपिलरी वाटर्स होता है उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट्स के लिए क्या सबसे महत्व कौन सा है जल का, कैपिलरी वाटर का सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट महत्व है। ठीक है बेटा, तो ये था हैवी लाइट्स एंड लाइट रेन्स। तो हैवी लाइट्स में क्या, जो हैवी रेन्स अगर होती है तो क्या होता है, उसका अधिकतर जो मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है वो क्या होता है, बह करके पॉन्ड्स में, रिवर्स में और सी में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, वो जल सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इसे कहते हैं रन अवे वाटर, अपवाहित जल कहते हैं। अगर क्या होती है, लाइट वर्षा होती है, तो क्या होता है, जो ये जल है, वाटर है, ये क्या सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे कहते हैं सॉइल वाटर। और सॉइल वाटर कई प्रकार का हो सकता है, सॉइल वाटर भी कई टाइप का होता है, जैसे कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर्स, हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स है और ग्रेविटेशनल वाटर्स है, ये पौधों के लिए कोई काम का नहीं है, इसको सिर्फ पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए कैपिलरी वाटर क्या है, काम का है, अर्थात इस जल को आसानी से ही इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक बेटा, और पौधों के अंदर जल होता है वो किस रूप में होता है, मिनरल्स के रूप में, मिनरल्स, साल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में क्या होता है, वो जल के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। और पौधे, प्लांट्स इन्हीं को डिजॉल्व स्टेट में ही क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया। और प्रमुख स्रोत क्या है वाटर का, रेन है। अगर रेन नहीं होगा क्या होगा, जो पौधों को जल प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। अच्छा, अब देखते हैं अपन बेटा वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। अगला टॉपिक आता है इसमें
वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, जो पौधों के अंदर जो जल, वो कौन कौन से अंग हैं जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जितने भी इस पृथ्वी पर, अर्थ पर जो पौधे होते हैं उनको दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, उनको दो प्रकार से बांटा गया है। पहले प्लांट्स आते हैं बच्चों, लोअर प्लांट्स। क्या आते हैं, लोअर प्लांट्स, और दूसरा आता है बच्चों हायर प्लांट्स। पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो पौधे कौन से, लोअर प्लांट्स, निम्न वर्ग के जो पादप होते हैं, जैसे कि ये फंजाई है और एल्गी है। फंजाई है, एल्गी है। फंजाई मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स जैसे कि फंजाई है, एल्गी है, ये क्या कैसे पादप है, ये पादप है लोअर प्लांट्स। इन पादपों में या इन प्लांट्स में क्या होता है, वाटर जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कोई विशेष जो स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गन्स वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, कोई विशेष जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अच्छा, इन प्लांटों में क्या होता है कि जो विशेष जो ऑर्गन्स हैं वाटर को जो अब्सॉर्ब करने वाले, वो क्या होते हैं, कोई विशेष अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, पूरी जो बॉडी होती है, मूल बॉडी के द्वारा क्या होता है बच्चों, पूरी बॉडी जो होती है उस बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, जो जल है उसका अवशोषण किया जाता है। तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि फंजाई है, एल्गी है, इनमें क्या होता है, वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है उनका कोई स्पेशल अंग प्रेजेंट, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है। इनके द्वारा क्या होता है, पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, इनका जो जल है उसका अवशोषण किया जाता है, जल का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अच्छा, अब एक वर्ग है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आता है बच्चों रिक्सिया है, मार्केंसिया है। तो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं रिक्सिया की अर्थात ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किससे, राइजोट्स के द्वारा होता है। हिंदी में कहते हैं बच्चों राइजोट्स को मूलावास कहते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रिक्सिया है, उनमें जल का जो अवशोषण वो किसका होता है, राइजोट्स के द्वारा होता है। ये कैसे होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, मूल जो सूक्ष्म तंतुओं के समान होती हैं। ठीक है, तो राइजोट्स के द्वारा जो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जल का एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, और इसे कहते हैं हिंदी में मूलावास। तो ये प्लांट थोड़े से इनसे तो क्या है, वैसे इन आते किसमें, लोअर प्लांट से ही है लागे, लेकिन थोड़ी से क्या है, थोड़ी हाई कैटेगरी के अंदर, थोड़ा सा लोअर से थोड़ा हाई है। अच्छा, अब बात करें हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, अर्थात ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, एक स्पेशल अंग से होता है, अर्थात जड़ों के द्वारा होता है। तो इनमें वेल डेवलप्ड क्या होता है, इनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। हायर प्लांट्स के अंदर जो जल का अवशोषण करने के लिए क्या होता है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम्स पाया जाता है। और तब क्या होता है, उनके जो रूट सिस्टम होता है उनके द्वारा के जो रूट हेयर्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स में तो कोई ऑर्गन्स नहीं है, पूरी बॉडी के द्वारा अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन रिक्सिया वो
बड़े पार्ट्स में क्या है, राइजोइड्स बोलते हैं उनको, उनके द्वारा अब्सॉर्बन किया जाता है। और जो हायर प्लांट्स होते हैं अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो उच्च विकसित पादप हैं, है ना, उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अच्छा, जो रूट होती है उस रूट के दो पार्ट होते हैं बेटा। रूट के दो पार्ट हैं, ये तो थोड़ा सा पादपों का वर्ग हो गया, है ना। अब रूट की बात करें अपन तो रूट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा पार्ट है, रूट के दो पार्ट्स, पहला है यंग रीजन, दूसरा है मैच्योरेशन रीजन्स। ठीक है, तो ये क्या है, रूट के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, यंग रीजन्स, दूसरा है मैच्योरेशन रीजन्स। अच्छा, इस यंग रीजन में क्या होता है, सॉरी मैच्योरेशन रीजन में एक तो है कैस्पेरियंस, सुबेरिजेशन एंड लिग्निफिकेशन। मैच्योरेशन क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, सुबेरिजेशन अर्थात सुबेरीकरण और लिग्निफिकेशन अर्थात लिग्नीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो मैच्योरेशन क्षेत्र में सुबेरिजेशन और लिग्निफिकेशन का क्या होता है, जमाव होता है। यहाँ क्या होता है, दोनों क्या होता है, इनका जमाव होता है यहाँ पर। इसलिए ये जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, जो वाटर के प्रति कैसा होता है बेटा, ये वाटर के प्रति होता है इम्परमीएबल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो सुबेरिजेशन है, सुबेरीकरण और जो लिग्निफिकेशन है, ये क्या होते हैं, जल के प्रति इम्परमीएबल होता है। इसलिए इस क्षेत्र से क्या होता है, वाटर का जो अवशोषण है वो क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। और इसलिए जो पौधों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया किससे होती है, यंग क्षेत्र से होती है। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्बेशन की क्रिया इस क्षेत्र के द्वारा संपन्न होती है। अब जो यंग रीजन है, इस यंग रीजन को हम 5 जो एरियाज हैं, 5 रीजन है उसमें डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये तो इसमें हो गया। और इस क्षेत्र को, इस यंग रीजन को हम 5 जो वो हैं क्षेत्र रीजन्स हैं उसमें क्या कर रहे हैं, अपन डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, इनको लेकर के अपन बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करें, अपन एक चित्र बना रहे हैं किसका, रूट का। देखो मेरे पास ये क्या है, कोई रूट का चित्र है। ये क्या है, सेल्स हैं इसकी रूट की। तो उस रूट के 5 क्षेत्र हैं, कौन किसके रूट के, जो यंग रीजन्स हैं उसके। देखो कैसे कैसे हैं।
देखो ये क्या है, ये है रूट हेयर। देखो तो जो यंग रीजन था, उस यंग रीजन के कितने पार्ट थे? उस यंग रीजन के 5 क्षेत्र थे। ठीक है, पहला कौन सा है यहाँ पर? पहला है रूट कैप, अर्थात इसे बोलते हैं हिंदी में मूल गोप। दूसरा क्षेत्र है रूट अपेक्स, इसे कहते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। और ये क्षेत्र होता है कैसा? मेरिस्टेमेटिक। और ये क्षेत्र है सेल ऑफ जोन ऑफ इलंगेशन। ठीक है, और 1 2 3 4 ये हो जाएगा कौन सा? रीजन ऑफ रूट हेयर कर सकते हैं इसको, रीजन ऑफ रूट हेयर। और ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा कौन सा? मैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम एक एक को बात करने वाले हैं। पहला है यंग रीजन। यंग रीजन कितने पार्ट्स बताए मैंने आपको? 5। पहला कौन सा है? रूट कैप। पहला कौन सा बेटा? रूट कैप। देखो रूट कैप जो क्षेत्र है वो कहाँ होता है? जड़ का जो टर्मिनल भाग है, कौन सा भाग है? टर्मिनल। रूट का जो टर्मिनल भाग है वहाँ पर क्या होता है? रूट कैप प्रेजेंट होता है। ये जो रूट कैप है, रूट को जो भूमि का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, घर्षण बल है, उससे क्या करता है? रक्षा करता है। किस भाग की? इस भाग की, रूट अपेक्स वाले भाग की क्या करता है? जो क्या क्षेत्र है? वृद्धि क्षेत्र है, ग्रोथ क्षेत्र है। इस ग्रोथ क्षेत्र की क्या करता है? रक्षा करता है, इसको ढके रखता है। इसमें तो इतनी कैपेसिटी है कि जो भूमि का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या करता है? वो सहन कर सकता है ना? इसको क्या कर सकता है? वो सहन कर सकता है। तो रूट कैप से क्या क्षेत्र है? रूट कैप से भूमि का सबसे टर्मिनल एरिया है। और यह क्षेत्र क्या करता है? ये जो रीजन्स है, ये रीजन्स जो वृद्धि वाला क्षेत्र है अर्थात जोन ऑफ रूट अपेक्स है, उसे क्या करता है? उसको ढके रहता है और उससे क्या करता है? रक्षा करता है। किससे? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, घर्षण बल है, उससे इसे करता है? रक्षा करता है। तो ये कौन सा होगा बच्चों? रूट कैप। ठीक है, दूसरा है बच्चों रूट अपेक्स। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा क्षेत्र कौन सा है? रूट अपेक्स। तो इट रीजन्स आर क्या? सब टर्मिनल्स। ये क्या है? सब टर्मिनल भाग है। ये कौन सा भाग था? टर्मिनल रीजन्स। ये कौन सा है? सब टर्मिनल रीजन्स। तो रूट अपेक्स इज सब टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, अच्छा ये जो सब टर्मिनल रूट्स है इसको क्या कहते हैं? ये क्षेत्र कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है, अर्थात कैसा होता है? ये विभाजनशील होता है। इसमें लगातार क्या क्या होती है? कोशिकाएं विभाजित करती रहती हैं और इसलिए ये जो सेल की क्या रूट की क्या होती है? वृद्धि इसी कारण होती है। और जो रूट अपेक्स को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में क्या होता है? ये क्षेत्र लगातार क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है, लगातार विभाजन करता रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं, कोश का विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। रूट अपेक्स हो गया।
ठीक बेटा। तो रूट की जो ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ इसी के कारण होती है, रूट अपेक्स के कारण, है ना। रूट की जो ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ इसी कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, विभाजनशील क्षेत्र होता है, इसलिए इसको जोन ऑफ सेल डिवीजन के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, रूट अपेक्स। नंबर तीसरा क्षेत्र है जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस पार्ट सिचुएटेड एट द रूट अपेक्स। ये जो क्षेत्र है जोन ऑफ इलोंगेशन रूट अपेक्स के ठीक पीछे स्थित होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र के कारण क्या होता है, जो रूट होती है, रूट की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। रूट की जो लेंथ होती है, रूट की लेंथ में इसी क्षेत्र के कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, जोन ऑफ इलोंगेशन। ये कहाँ स्थित होता है, ये रूट अपेक्स के ठीक पीछे स्थित होता है। एंड रूट अपेक्स की जो रूट की जो लेंथ की वृद्धि होती है वो क्या होती है, जोन ऑफ इलोंगेशन कारण होती है। अगला है रूट हेयर रीजन्स। अगला कौन सा है बेटा, रीजन ऑफ रूट हेयर या रूट हेयर रीजन्स। बात देखिए नंबर चौथा रूट हेयर रीजन्स। ठीक है, ये वाला पार्ट रूट हेयर रीजन्स। रूट हेयर रीजन्स मतलब क्या है, हम जानते हैं कि जो जल का, जो पृथ्वी से, मृदा से तो जल का तो अपसंक किससे होता है, जो रूट हेयर हैं उसके द्वारा किया जाता है। सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किससे किया जाता है, मुख्य रूप से रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। भूमि से या मृदा से जल का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। और ये रूट हेयर तो जल अवशोषण की क्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है बेटा, वाटर जो एब्जॉर्प्शन है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, रूट हेयर की होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रूट हेयर हैं ये क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन के ठीक पीछे स्थित होता है। जो जोन ऑफ इलोंगेशन का जो एरिया है उसके ठीक पीछे कौन सा रीजन स्थित है, रीजन ऑफ रूट हेयर या रूट हेयर रीजन स्थित होता है। और भूमि से जल का जो अवशोषण वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। और यहाँ पर बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एपिब्लेमा है, सेल्स कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स एपिब्लेमा जो सेल्स होती है, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सेल्स होती है, उसकी जो आउट ग्रोथ होती है उससे क्या निकलते हैं, ये जो रूट हेयर वो निकलते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सेल्स बाहर की क्या करती है, पतली पतली स्ट्रक्चर के रूप में क्या करती है, रूट हेयर का निर्माण करती है, तो उसका फॉर्मेशन करती है, उसे क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन दिस रीजन्स। और तो मैक्सिमम जो रीजन्स है, मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया है इस क्षेत्र के द्वारा क्या होती है, बहुत अधिक संपन्न की जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वाटर जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया में, जल अवशोषण की क्रिया में जो रूट हेयर क्षेत्र है, रीजन है, वो क्या होता है, एक्टिव रूप से अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो 4 क्षेत्र हो गए। नंबर 5वां क्षेत्र है जो अलग से पढ़ा था हमने, कौन सा, मैच्योरेशन रीजन्स। मैच्योरेशन रीजन्स, देखो इस क्षेत्र में आपको बताया था पहले भी, लिग्निफिकेशन और सुबेरिजेशन। सुबेरिजेशन और लिग्निफिकेशन। मैच्योरेशन रीजन में लिग्निफिकेशन और सुबेरिजेशन में क्या होता है, जमाव होता है। इसलिए कैसे होते हैं, ये वाटर के प्रति क्या से होते हैं,
इम्परमीएबल होता है, ठीक है। इसलिए क्षेत्र कैसा होता है, ये दोनों कैसे हैं, जल के प्रति अपारगम्य है, इम्परमीएबल होते हैं। इसलिए यहाँ से जल का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो जल का जो यंग रीजन है, यौन रीजन से है, वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। तो ये थी रूट, जो यंग रीजन है रूट का, उसके 5 क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन से बेटा एक बार नाम बताओ। रूट कैप क्या क्षेत्र है, टर्मिनल क्षेत्र है। ये क्या करता है, जो ग्रोथ रीजन्स है, ग्रोथ रीजन्स है, उसे क्या करता है, इसको ढके रहता है और इसकी रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रूट अपेक्स। ये रूट अपेक्स कहाँ स्थित होता है, रूट कैप के ठीक पीछे क्या होता है, रूट अपेक्स स्थित होता है। और एक क्या क्षेत्र है, सब टर्मिनल रीजन्स है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में ये क्षेत्र कैसा होता है, मेरिस्टेमेट होता है और लगातार विभाजन करता है। इसी कारण इस क्षेत्र की रूट की वृद्धि इसी के कारण होती है। और इस क्षेत्र को जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। तीसरा है जोन ऑफ इलोंगेशन। ये क्षेत्र कहाँ स्थित होता है, रूट अपेक्स के ठीक पीछे जोन ऑफ इलोंगेशन स्थित होता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, जो रूट की लंबाई होती है, रूट की लंबाई इसी क्षेत्र के कारण बढ़ती है। अगला है रूट हेयर रीजन्स। रूट हेयर रीजन्स रूट ऑफ इलोंगेशन के ठीक पीछे स्थित होता है। और मृदा से जल का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। रूट हेयर कहाँ से स्थित होती हैं, एपिबिलोमा से बाहर की तरफ क्या निकलती हैं, आउटग्रोथ में। एपिबिलोमा से बाहर की ओर क्या निकलती है बच्चों, आउटग्रोथ निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये सक्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है नंबर 5वां, मैच्योरेशन रीजन्स। इस क्षेत्र में क्या होता है, ये क्षेत्र लिग्निफिकेशन और सुबेरिजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जमाव होता है। ये दोनों क्या होते हैं, जल के प्रति इम्परमीएबल होते हैं। इसलिए यहाँ से जल का अवशोषण नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। मुख्य रूप से जल का अवशोषण यंग रीजन के द्वारा किया जाता है, ठीक बेटा। तो ये था वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। अगला टॉपिक है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्बिशंस। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्बिशन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्बिशन। देखिए, जो इसकी जो क्रिया विधि है, वो क्रिया विधि ये वैज्ञानिक था क्रेमर। कौन सा वैज्ञानिक बेटा, क्रेमर। क्रेमर ने जो पादपों के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया है उसको 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा बेटा, 2 पार्ट्स में बांटा था। पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर पैसिव बोलते हैं, पहले वाले पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ किसकी, पैसिव एब्जॉर्प्शन की। तो देखो, जब जो जल अवशोषण के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं बेटा, पत्तियों में स्थित होते हैं। लीव्स में अंदर, लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कौन से कारक, वाटर एब्जॉर्बिंग फैक्टर, जल अवशोषित करने वाले कारक कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में स्थित होते हैं। अर्थात जो पत्तियों के अंदर क्या होता है, वाष्पोषण की क्रिया होती है, ट्रांसपेरेशन की जो क्रिया होती है, वहाँ पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो जब जो जल अवशोषण के जो कारक कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में स्थित होते हैं, लीफ के अंदर स्थित होते हैं, तब क्या कहते हैं। और जड़ों की जो सेल्स, रूट की जो सेल्स होती हैं, रूट्स की जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, केवल मार का कार्य करती हैं, पैसेज प्रदान करती हैं।
पैसेज प्रदान करती हैं, है ना। तो जब जल अवशोषण की क्रिया में जो जल अवशोषण में जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं। रूट की सेल्स क्या करती हैं, केवल पैसेज प्रदान करती हैं, तब इसे क्या कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और अब देखो इधर, जब जल अवशोषण के जो फैक्टर्स हैं वो तो कहाँ स्थित होते हैं, जब जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, रूट के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, रूट के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। और जड़ों की जो जाइलम सेल्स होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, जो जड़ों की जाइलम सेल्स हैं, जड़ों की जाइलम कोशिका क्या करती हैं, जड़ों की जाइलम कोशिका क्या करती हैं, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। जब जल अवशोषण के फैक्टर्स कहाँ स्थित होते हैं, रूट के अंदर स्थित होते हैं। रूट के अंदर क्या होती हैं, जड़ों की जो जाइलम सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तब इसे कहते हैं सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको, ठीक है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो जड़ों की जो भूमिका होती है, रूट की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, बहुत नगण्य होती है। कैसे होती है, नगण्य होती है। और जबकि यहाँ पर जो जड़ों की जो भूमिका है, जड़ों की जो भूमिका है वो क्या होती है, सक्रिय रूप से होती है ना। तो जड़ों की जो जब जड़ क्या करती हैं, पैसिव रूप से भाग लेती हैं। इस क्रिया में जड़ क्या करती हैं, जड़ पैसिव रूप से क्या करती हैं, भाग लेती हैं, अर्थात इनकी भूमिका कैसे होती है, गौण होती है, नगण्य होती है। और जबकि इस क्रिया में, कौन सी क्रिया में, एक्टिव क्रिया में, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया में जो रूट होते हैं, रूट क्या करती है, एक्टिव रूप से क्या करती है, भाग लेती है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की परिभाषा हो गई, ठीक बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और इन दोनों की मैकेनिज्म अपन अगली क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ये सब क्या था, इसकी परिभाषा थी कि जब जो जल अवशोषण के कारक कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं, लीफ के अंदर स्थित होते हैं। और जड़ों की जो रूट सेल्स, रूट की जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ पैसेज प्रदान करती हैं, मार्ग प्रदान करती हैं। और जो जड़ क्या करती हैं, जड़ मुख्य रूप से इस क्रिया में क्या करती हैं, निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं, गौण भूमिका होती है, तब इसे क्या कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और दूसरा कौन सा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्रिया में क्या होता है, जो जड़ होती हैं वो जड़ क्या करती है, जड़ों के जो जल का जो फैक्टर्स होते हैं, जल अवशोषण के फैक्टर कहाँ होते हैं, जड़ों के अंदर स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जड़ों की जो जाइलम सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, जड़ों की जाइलम कोशिकाएं क्या होती हैं, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। और यहाँ रूट भी क्या कर रही हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है इसको अपन कल देख लेंगे बोले, है ना। तो ये बड़ा, ये क्या हो गया, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन इसकी मैकेनिज्म कल पढ़ लेंगे वाले नेक्स्ट वीडियो में।